का एग्ज़ाम दिसंबर में है और मेंस की डेट भी पहले से ही आ चुकी है। ऐसा बहुत कम होता है आरपीएससी के थ्रू, लेकिन इस बार हो गया है और इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अभी अपने पास बहुत सारा टाइम है प्री के एग्ज़ाम में। अभी दिसंबर में आपका पेपर है, नवंबर तक का आपके पास टाइम है, लगभग मोर और लेस आपके पास 5 मंथ्स है। जिसको आप प्री के अंदर तो यूज़ कर ही रहोगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो खाली प्री से कुछ नहीं होता। मेंस के अंदर भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और मेंस के लिए अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, तो आपको प्री के साथ कुछ महीने, एटलीस्ट 2 ढाई महीने तो आपको मेंस को अभी प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कंपैरेटिवली जो पिछले 2-3 साल से आई उससे कम है। तो आपको पहले से एक एज लेके आगे चलना पड़ेगा, मेंस की प्रिपरेशन को साथ में लेते हुए, जिससे आपको फ़ायदा हो। अब हम मेंस की बात करते हैं तो अपने को पता है कि मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं। GS1, GS2, GS3 और चौथा पेपर होता है अपना लैंग्वेज का पेपर, जिसमें हिंदी और इंग्लिश, इसकी ग्रामर और रिटन पार्ट दोनों आता है। हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस देख रखे होंगे, ये भी आप एक देख लो। लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी अलग चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगी कि अब आप ये इस वीडियो को अपना लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो मानते हुए अब आप काम करो उस वीडियो पे, उस स्ट्रेटेजीज़ पे, जो भी आपने बहुत सारे टीचर से या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह से सीखा है, उस पे आप वर्क करने का टाइम हम इस वीडियो के बाद में आ गया है, उस पे आप फ़ोकस करो। जीएस1 के अंदर, जीएस2 में और जीएस3 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपने सिलेबस देख ही रखा होगा। जीएस1 के अंदर हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी आती है। उसके अलावा मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सोशियोलॉजी वगैरह ये। इसी तरीके से जीएस2 है। जीएस2 के अंदर हमारा एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी का पोर्शन आता है और जीएस3 के अंदर पॉलिटी, पवेड, आईआर, बिहेवियर, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं। उसके अलावा लॉ का सब्जेक्ट और जो अभी जो एक तरीके से खेल और योगा था, उसको अब हम देख पा रहे हैं कि न्यू सिलेबस जो डिकोड हुआ है, उसके अंदर पॉलिटी के अंदर इसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुल मिला के आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है वो साथ लेके चलने हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर अपन फर्दर डिस्कस करते हैं कि अब जैसे मेंस की हम बात करते हैं, तो मेंस केवल आप ये नहीं है कि आप बुक लो और बहुत ज़्यादा उसको पढ़ो, रटो, तो आपका मेंस क्लियर होगा। आपको एग्ज़ाम 2 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, सुबह-शाम 4 पेपर होंगे और आपको वहाँ पे अपने आंसर्स लिख के और वो एग्ज़ामिनर तक भेजने हैं, ना कि आपको वहाँ पे अपनी बुक पढ़ के उनको दिखाना है कि मैं इतना पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ। वो चीज़ आपको वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस नहीं देनी है। ऑब्वियसली नॉलेज होना चाहिए, बट उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये जो है मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके हम 3 पिलर्स या 3 स्तंभ मान सकते हैं जिसका हमारा परीक्षण होगा। सबसे पहले तो लेखन कौशल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लिखते हो, अपनी बात को रख पाते हो अपनी कॉपी के अंदर, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो सामने वाले पे डालेगी। दूसरा है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है आंसर की, वो बहुत तरीके से होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अपने लेके चलते हैं, असहयोग आंदोलन का एक एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन पे, कि असहयोग आंदोलन का आप समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो ये एक जो कोई कोई भी कैंडिडेट है, वो ये करके आते हैं कि पहली लाइन स्टार्ट करते हैं और कोई उसके अंदर गैप नहीं, कोई हेडिंग, सब हेडिंग नहीं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक जहाँ तक स्पेस है उन्होंने अपनी लाइन्स लिख दी। फैक्ट वही है, सेम फैक्ट है जो कैंडिडेट 2 लिख रहा है। लेकिन कैंडिडेट 2 ने क्या किया, एक इंट्रो दिया और बॉडी बनाई, बॉडी के अंदर उन्होंने रीज़न्स लिखे, कारण लिखे असहयोग आंदोलन के। उसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण नेताओं का एक हेडिंग दी, उस नेताओं के नाम लिखे। फिर एक रूपरेखा बताई कि टाइमलाइन में ये हुआ था असहयोग आंदोलन में। फिर उसके पॉजिटिव, नेगेटिव्स, महत्व और फिर उसके बाद में निष्कर्ष करके कंक्लूड किया। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर कॉपी चेक करेगा और इस तरीके की आंसर की स्ट्रक्चर देखेगा, तो वो सेकंड कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क्स देगा। तो आपको अपने आंसर की स्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख के आओ, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पहली बार देखोगे, उसके अंदर भी आप कुछ ऐसा लिख दो कि 1/4 नंबर या फिर 0.5 मार्क्स भी अगर आप वहाँ से खींच लाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा इसमें। तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना आंसर राइटिंग के हम इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे। एक दिन के अंदर हम अपनी कॉपी के अंदर इतना अच्छे से चीज़ें नहीं लिख सकते। तो आपको डेली, मतलब आजकल का जो टाइम है जिसमें बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स जो कर रहे हैं, या एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे लोग वो भी पेपर देंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको उन लोगों को बीट करना है। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये बात मैं बोल रही हूँ। तो आपको डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए और प्लस टेस्ट तो देना ही चाहिए। फिर एक चीज़ ध्यान रखना कि पेपर 4 का लिवरेज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। पेपर 4 पे आपको बहुत फ़ोकस करना है। हालाँकि 120 प्लस अंक, अब जिस हिसाब से पिछले 2 वैकेंसी में हम देख रहे हैं कि मार्क्स जो है उसका एक स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स किया है और एक पर्टिकुलर मार्क्स से ऊपर मार्क्स दे नहीं रहे हैं। तो 120 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हो गए।
पहले मिलते थे 2018 की बात करें, 2021 की बात करें तो लगभग मिल जाते थे, अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। अब उतना आसान नहीं है पेपर 4 में 120 अंक प्राप्त करना, बट फिर भी जो पेपर 4 है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके सिलेक्शन में, प्लस आपकी बहुत अच्छी रैंक लाने में। तो पेपर 4 को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, यानी मेन फोकस आपका पेपर 4 पे होना चाहिए। उसके अलावा जो ये सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट्स, ये हर किसी को नहीं आते। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार प्री क्लियर करके मेंस लिखेंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे कि जो पहला आंसर ही वहाँ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर देंगे। तो वो सबके पास क्या नहीं है, ये छोटे-छोटे जो पेपर्स हैं उनका बहुत अच्छे से उनकी स्टडी नहीं है, उसका रिवीजन नहीं है, तो उनको बीट करने के लिए आपको इन सब्जेक्ट को एस करना होगा, मास्टर करना होगा। और इनके अंदर भी अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसका जो एक तरीके से वेटेज बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इन पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है, फिर आपको बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। और बाकी सब सब्जेक्ट को, ये बाकी लगभग 20-20 नंबर के हैं, जैसे पहले हुआ करते थे, अब थोड़ा बहुत मार्क्स में चेंजेस है, बट लगभग यही जो है इसकी वेटेज है। तो इनको इस तरीके से आप तैयार करो कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अकाउंटिंग के लिए कोई बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, 3-4 किताबें लेके आओ, उनको कंपाइल करो, नहीं। आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि 20 मार्क्स के लिए मुझे इतनी पर्टिकुलर चीज़ें ही पढ़नी है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो मेन बात करते हैं हम रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने चाहिए। एक बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा चलती है अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में कि स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो कौन-सी बुक्स है। तो स्टैंडर्ड बुक्स वही बुक्स होती है जो गवर्नमेंट्स जो है, जो जिनकी बैकिंग होती है, जैसे एनसीईआरटी की किताब हो गई, राजस्थान बोर्ड की बुक हो गई, ये। उसके अलावा कोई बहुत बड़ी रेफरेंस बुक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक चलती है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको एक तरीके से ये फ़नल शेप में मैंने बनाया है, एक छलनी जैसे आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। जैसे पहले तो हम कोई भी मानक पुस्तक जो है वो उठाओ, जैसे कि 10 अलग-अलग बुक्स की जगह आप एक ही बुक को बार-बार पढ़ो, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे लक्ष्य मूमल जैसी बहुत ज़्यादा फ़ेमस गाइड बुक आती है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा 10-12th की जो भी आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी की और आईबीएससी की, उनको आप मूल किताब के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और इंडिया की जो बुक्स हैं, उसके अंदर आप टाटा मैकग्रू-हिल की किताबें यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं। इन सभी बुक्स के क्रक्स को प्रिपेयर करना है। वो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा किताबें लेके बैठ जाओ। एक नोट्स आपके स्टैंडर्ड नोट्स है, वो किसी भी कोचिंग का हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, कोई सीनियर का हो सकता है, और एक कोई स्टैंडर्ड बुक। बस इन 2 को आप रखो और इनको इस तरीके से कंपाइल करो अपनी लैंग्वेज के अंदर, शॉर्ट के अंदर, कि हर टॉपिक के 2-3 पेज के अंदर नोट्स आ जाएँ। और ये पहली बार जब आप पढ़ोगे, तब ये प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। आपको बार-बार पढ़ना होगा। कम से कम 2-3 रीडिंग्स आप लगा लोगे, तब इस स्तर पे आ पाओगे कि अब आप शॉर्ट नोट बना पाओ, वरना वही की वही लाइन सारी उतार दोगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो बड़े-बड़े पैराग्राफ हैं, उनको आप बुलेट पॉइंट्स में बनाओ और आप खुद भी सोचना कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके कीवर्ड्स भी आप उस शॉर्ट नोट में लिखना। ये जो सारी बात कर रहे हैं, अपने मेंस के बारे में ही कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम बात करते हैं कि परीक्षा से जस्ट पहले अपने क्या करें? जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल परसों एग्ज़ाम है, परसों से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है मेंस के, तो उसके लिए आपको बहुत छोटे नोट्स प्रिपेयर करके रखने होंगे कि लगभग 2 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर हो जाए। आपको समझ में आएगा। स्टेप 1 है कि आप ये स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट करो। जैसे 10, अगर किसी को बुक पढ़ना पसंद है, तो वो 10-12 की एनसीईआरटी, आरबीसी पढ़ पढ़ सकता है। नहीं तो गाइड्स आती है, क्योंकि ये गाइड्स या फिर जो नोट्स हैं वो भी उन्हीं बुक से प्रिपेयर होते हैं, कोई अलग जगह से वो प्रिपेयर नहीं होते। तो आप कोई गाइड, रेफरेंस बुक और नोट्स को उठाओ और उसको तैयार करो, अच्छे से उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद में आप उससे अपने एक छोटे नोट्स बनाओ। और लास्ट का ये है कि जब आप बार-बार रिवीजन कर लोगे, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट 2 घंटे में रिवाइज़ कर सको, ऐसे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो लगभग अगर मैं बात करूँ, जेनेरिक बात करूँ, तो ये करने में आपको लगभग एक सब्जेक्ट को 20 से 25 दिन लग सकते हैं। फिर यहाँ तक आप जब पहुँचोगे आफ्टर 3 और 4 रिवीजन, तो इसको आपको कम से कम 4 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं देना। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रिवीजन आप करोगे, जैसे 6-7 रिवीजन आपने इस चीज़ का कर लिया, तो फिर आप यहाँ इस नोट्स को प्रिपेयर करने की स्टेज में पहुँच जाओगे। और इसके लिए आपको लगभग 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप पहले से प्रिपेयर रहोगे उस मेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर अभी ये सारी मेहनत नहीं करोगे, तो क्या होगा कि किसी भी बने-बनाए नोट्स पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। फिर प्री के बाद में आपका पूरा जो फ़ोकस होगा, उस नोट्स को याद करने में, समझने में लगेगा, और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जो भी आपका सिलेबस है, आपको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए और ये एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, और इसके साथ में डेली आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए, जिससे आप मेंस के अंदर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करो। अब जैसे हम बात करते हैं
कि जो आंसर राइटिंग है वो किस टाइप में करनी है, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन आएँगे, 2 मार्क्स के तो हटा दिए हैं। अभी हमारे पास 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें अपने को 50 वर्ड्स लिखने होंगे और 10 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसमें अपने को 150 शब्द, लगभग 1.5 पेज जो है वो लिखना होगा। तो हम एक स्टैंडर्ड खुद के लिए बना लेते हैं। आप अपना कुछ और भी बना सकते हो, पर पहले से अगर डिसाइडेड रहेगा तो आपको वहाँ पे आसानी होगी। और ये भी है कि हर प्रश्न का हम पहले से सोच के जाए वो वहाँ पे करना ज़रूरी भी नहीं कि हमें वही इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन की डिमांड अगर कुछ और है, तो आप उस फॉर्मेट को भी उठा सकते हो। जैसे 2021 में एक क्वेश्चन आया था, एमएसएमई की उन्होंने परिभाषा पूछी थी। तो उसमें बिंदुवार या फिर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसमें आप एक टेबल बनाई, जिन बच्चों ने टेबल बनाई, परिभाषा लिखी, उनको 5 में से 5 नंबर मिले थे। तो आप क्वेश्चन की डिमांड पे भी ध्यान देना। 5 मार्क्स के अंदर आपको ज़्यादा कोई इंट्रो की या फिर कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदुवार उस आंसर को लिख सकते हो और आपको पूरी चीज़ें रिलेवेंट वहाँ पे लिखनी है कि जो उस टॉपिक से रिलेवेंट हो। बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो और जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे, कीवर्ड्स होंगे, उनको आप अंडरलाइन करो। अब हम बात करते हैं 10 मार्क्स की, तो उसमें आप डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो। आपके पास स्पेस भी है और आपको 10 नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन से, तो आप वहाँ पे अपना टाइम भी अच्छे से दे सकते हो। इसमें आपको इंट्रो और कंक्लूजन दोनों लिखना चाहिए। उससे एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपके आंसर को और हेडिंग और सब हेडिंग भी आप वहाँ पे दो, जिससे आपको फ़ायदा मिले। आपका जो आंसर है वो एक तरीके से हाइलाइट होके मिलेगा। इसमें आप फ्लो चार्ट डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे मैंने एक टेम्पलेट सी तैयार करी है। अगर आपको नहीं पता 10 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, तो एक स्टैंडर्ड के तौर पे आप इसे देख सकते हो। जैसे कोई भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप 1-2 लाइन में उसका इंट्रो लिखो। इंट्रो में क्या लिखोगे? जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी उससे रिलेटेड उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप उसको मेंशन करो। या फिर करंट के अंदर कोई संदर्भ चल रहा है, तो आप उसको मेंशन करो। जैसे कि अगर पर्यावरण से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कोई भी जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है यूनेफ्ट्रिपल्सी की, उसको कोट कर सकते हो इंट्रो के अंदर। और अगर आपको ये दोनों ही नहीं समझ में आ रहे, तो सबसे बेस्ट, सबसे ईज़ी चीज़ है कि आप उस चीज़ की डेफिनिशन लिख दो, उसकी परिभाषा लिख दो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 75% ऑफ आपका जो भी स्पेस होगा, उसमें आपको अपनी बॉडी को लिखना है आंसर की। उसमें हम हेडिंग्स, सब हेडिंग्स डाल के या फिर बुलेट फॉर्म के अंदर पूरी अपनी बात रखेंगे जो प्रश्न में पूछी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस का कहा गया है, तो क्रिटिकली एनालिसिस में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ लिख देना, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, इस तरीके से। और यहाँ पे आप स्पेस के अंदर फ्लो चार्ट या डायग्राम बना सकते हो, अगर आपके पास है उस माइंड में, तो उस टाइम पे आ रहा हो, या पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो कि इस टॉपिक पे मैं ये डायग्राम या ये फ्लो चार्ट बनाऊंगी। फिर रेस्ट ऑफ द 2-3 लाइन होगी, उसमें आप कंक्लूजन लिखो। तो 1 या 2 लाइन हमें निष्कर्ष के लिए लिखनी है, जिससे हमारा उत्तर एक तरीके से पूरा लगेगा। उसमें आप सकारात्मक चीज़ें लिखो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें लिखो। उसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डेटा है, कोई समिति है, कोई रिपोर्ट है, कोई और योजना है, या फिर कुछ भी और चीज़ है, जैसे सेकंड आर्क एआरसी जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसकी रिपोर्ट की कोई रिकमेंडेशन है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप एंड करना अपने आंसर को, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है लोक प्रशासन का। जैसे कि अभी अपने मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो लोक प्रशासन का ही स्टार्ट करेंगे, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वेटेज भी इसका बहुत अच्छा है। और प्री के बाद में जो बहुत कम टाइम मिलता है, तो उसमें ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लोक प्रशासन, एथिक्स या अकाउंटिंग, ऑडिटिंग वगैरह, इनको करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो अपने प्री में बार-बार पढ़े होते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम में भी उनका रिवीजन हुआ होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट्स हम स्पेसिफिकली आरएस मेंस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने इसको पहले लिया, ताकि हम पहले से ही इससे सहज हो जाएँ और बार-बार हम इसका रिवीजन भी कर सकें। तो इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है? तो जैसे मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे आप आरबीएससी, एनसीईआरटी की लोक प्रशासन की बुक फॉलो कर सकते हो। इससे आपको नॉर्मल सिंपल परिभाषाएँ, डेफिनिशंस वगैरह सब पता चल जाएगी। उसके बाद अगर आपको एक लेवल ऊपर जाना है, तो आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अपना जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप सहज हो। और जो जिसके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है इससे रिलेटेड, तो वो अपने प्राइज़ के नोट्स भी यूज़ कर सकता है, जो कंपाइल हो चुके हैं, और मैं बोल दूँगी कि ये टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आपको मिल जाएँगे। तो इसके अंदर आपको जितने भी जो प्रशासन से रिलेटेड सिद्धांत है, अवधारणाएँ हैं, वो सारी चीज़ें इससे याद करनी है जो आपके सिलेबस में दिया हो। सिलेबस जो भी दिया गया है आपको, उसके हर एक पॉइंट का, हर पहलू आपको पता होना चाहिए। उसकी डेफ़िनेशन, उसके पॉज़िटिव, नेगेटिव्स और उसके निष्कर्ष कि आगे अब अपने क्या कर सकते हैं। इतना प्रिपेयर करने के बाद आपको सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, वो भी मैं एक साथ एक पीडीएफ में बनवा के और टेलीग्राम पे डलवा दूँगी। तो वो चीज़ भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर आप उसको हल करो अपने नोट्स से देखकर।
तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट उसके अंदर मिलेगा। और लास्ट में चीज़ आती है कि आपकी ये तैयारी है। आप एक तो आपके पास ऑप्शन है कि सीधा आप एग्ज़ाम में जाके चेक करो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सेलेक्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। और दूसरा तरीका है आप डेली खुद से पूछो कि जो मेरा गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए मैंने जो अभी आज पढ़ा है, वो फ्रूटफुल है या नहीं? मैं आज डेली आंसर राइटिंग करूँगी तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? तो दूसरा तरीका ही बेस्ट है कि डेली आप अपने आप से सवाल पूछो, ताकि मेन एग्ज़ाम जिस दिन हो, उस दिन आप बहुत सहजता से अपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो डेली आंसर राइटिंग आप ज़रूर करना, मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो आपका स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा आंसर राइटिंग का। दूसरी जो फ़ायदा होगा सबसे मेन, कि आपको एक साथ पढ़ना नहीं पड़ेगा कि प्री खत्म हुआ, अब 2-3 महीने हैं या 4 महीने हैं, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने भी हैं, समझने भी है और लिख के भी देखने हैं, आंसर राइटिंग भी करनी है। और इस एंग्ज़ायटी के अंदर जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ अपने जॉइन करते हैं, वो भी कहीं न कहीं खराब हो जाती है। उसमें भी हम 1-2 पेपर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं कि इस डर से कि मुझे नहीं आता करके। तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए आप शुरू से ही आंसर राइटिंग करो। तो मैं आपको मंडे से अपने स्टार्ट करेंगे, तो संडे को मैं आपके साथ टॉपिक शेयर कर दूँगी कि जो हम करने वाले हैं। लगभग 20-21 दिन में हम पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। शेड्यूल क्या रहेगा वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी। एक दिन पहले आपको टॉपिक मिलेगा, आपको क्या करना है, अपने दिन का 2 से ढाई घंटा निकाल के उस टॉपिक को आप अपने नोट्स या बुक से आप याद करो, अच्छे से पढ़ो। इस तरीके की उसका आज टेस्ट होगा, उसपे आपको 5 से 6 क्वेश्चन मेन से रिलेटेड मिलेंगे। अभी पबेट्स का स्टार्ट कर रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही फर्स्ट टॉपिक होगा मंडे को। उसके ऊपर आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको यहीं पे क्लासरूम के अंदर लिखने हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी लिख के पीडीएफ भेज सकते हो अपने आंसर कॉपी की। उसको मिलने के बाद हम लोग जो है आपको इवैल्यूएट करके आपकी कॉपी भेज देंगे। साथ में मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन भी कराऊँगी एक-एक क्वेश्चन का कि आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था और आपने कहाँ-कहाँ गलती करी। तो उसी दिन उससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि पूरा सिलेबस धीरे-धीरे, छोटे-छोटे टुकड़ों में रोज़ कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है इस एग्ज़ाम का, जो हर किसी में नहीं है। आप बता दो आपने लास्ट आंसर लगातार किसी सब्जेक्ट का कब लिखा था? और अगर आप डेली 5 मिनिमम बोल रही हूँ 5 क्वेश्चन भी अगर आप लिखोगे, तो 10 दिन में आप 50 क्वेश्चन लिख लोगे उस सब्जेक्ट के। एक-एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन लिखने का मतलब है हमने कोई डायमेंशन छोड़ी ही नहीं उसकी। तो आप डेली लिखो। अगर आप नहीं भी जॉइन कर रहे हो तो भी इसको शेड्यूल को देख के लिखना ज़रूर, ताकि धीरे-धीरे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिले, क्योंकि मान लीजिए कि आप 10 लोग हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार में मेरे से कॉपी चेक करवानी है, तो उन 10 को अलग-अलग जो है मार्क्स मैंने दिए। तो किस बेस पे मैंने कम दिए? क्योंकि हम पढ़ एक ही जगह से रहे हैं, हम लिख भी एक तरीके से रहे हैं, फिर भी मार्क्स में इतना गैप क्यों? इतना अंतर क्यों? तो वो छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ा देगी, वो ये है कि आप एग्ज़ाम्पल्स कम यूज़ करते हो। आप जो है समसामयिक उदाहरण दो। किस तरीके से, जैसे गुड गवर्नेंस का टॉपिक है, आप उसमें एग्ज़ाम्पल दो। सामाजिक अंकेक्षण या नए पोर्टल का आप उदाहरण दे सकते हो ई गवर्नेंस के अंदर। जैसे अब बहुत छोटी-सी चीज़ें जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो या फिर हम डे टू डे लाइफ़ में यूज़ करते हैं, आप उनका एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। जैसे ई गवर्नेंस है, तो उसमें आप ई संजीवनी पोर्टल लिखो एग्ज़ाम्पल के अंदर। या फिर आप ये लिखो कि कोविन पोर्टल लिखो, जिसके अंदर टीकाकरण से रिलेटेड एक पोर्टल हमने डेवलप किया है। तो ये एग्ज़ाम्पल आपके आंसर को बहुत अच्छा और जीवंत बना देगा कि आप करंट से कनेक्टेड हो। दूसरा है कि जैसे सेकंड आर की रिपोर्ट हो गई या कुछ कमिटियाँ होती है, समिति हो गई, उन समिति जो है उनकी रिपोर्ट्स को आप कोट करो। कोई अगर क्वेश्चन है जिसमें डिमांड है कि ये चीज़ें कोट की जा सकती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि जो आपने प्रिपरेशन की है, तो वो स्टैंडर्ड बुक से या डॉक्यूमेंट से की है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जैसे हायरार्की एक टॉपिक है इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपको समझाना है। तो आप छोटे-छोटे डायग्राम्स उसमें यूज़ करो या फ्लो चार्ट यूज़ करो। अगर इकोनॉमी पे हम आएँगे तो उसमें हम आर्थिक समीक्षा का डेटा यूज़ करें। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा एनरिच होगा और फिर जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने निकाल के ला पाएँगे। तो ये पूरी एक तरीके से मैंने आपको बता दी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके अंदर। तो मोर और लेस यही है मेंस के अंदर। और ये फिर से मैं बात कहूँगी कि आप ऑलरेडी बहुत वीडियो देख चुके होंगे, बहुत सारे टीचर या स्टूडेंट से डिस्कस कर चुके होंगे। तो अब ये चीज़ें तो हो गई आपकी, अब आप इम्प्लीमेंट करना सीखो, डेली आंसर राइटिंग करो। अगर आप डेली आंसर राइटिंग करोगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये जो चीज़ें आपने सीखी है, वो आपके अंदर और आपके हाथ में इनकॉर्पोरेट हो पाई या नहीं हो पाई। क्या आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या आपके कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम है? या फिर आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा? ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी आपको। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल सोच रहे हो कि सिलेक्शन ही लेना है और बहुत अच्छी रैंक से लेना है, ना कि ये कि खाली बस प्री एक बार हो जाए फिर देखते हैं आगे क्या होगा। क्योंकि मैं अगेन बोलूँगी कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो उतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो कॉम्पिटिशन है वो मेंस में बहुत ज़्यादा टफ होगा।
और जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो एक डेली आंसर राइटिंग ये है जो आपको बचा पाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, और टॉपिक जो है आपका वो मैं शेयर करवा दूँगी संडे को, तो उसको आप प्रिपेयर करके आना, बिना पढ़े मत आना। और अगर जिसने 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो आप तुरंत अपना शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर लेना उसके अंदर, ताकि मैं एटलीस्ट देख पाऊँ कि आप सही डायरेक्शन के अंदर जो है प्रिपरेशन कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।